ऋषिपाल अपने आत्मविश्वास से जयचंद को चित कर देता है। एक समय की बात है, राजपुर नामक गांव में एक पेड़ के नीचे जयचंद नाम का आदमी बैठा हुआ था और वह आराम कर रहा था। तभी गांव के दो युवक सोहन और मोहन वहां आ पहुँचे। क्या हाल है जयचंद भैया? आज वृक्ष के नीचे बैठे हो, महल नहीं गए? अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। जयचंद भैया, हम दोनों आपकी कितनी चिंता करते हैं और आप है कि हमें भाव ही नहीं देते। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों गांव में बदनाम हो और चुगलखोर के नाम से प्रसिद्ध हो। तुम्हारी वजह से गांव में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। मोहन गंभीर चेहरा बनाते हुए बनावटी दुखी आवाज में बोला। जयचंद भैया, हम चुगलखोर नहीं है, बस हमारी गलती इतनी है कि हम सच बोलते हैं और सच सबको कड़वा लगता है, इस वजह से लोग जलते हैं। आपको ही देख लीजिए, हम तो आपको एक खास बात बताने आए थे, लेकिन आपने हमें पहले ही झूठा कह दिया। अब अगर हम वह बात आपको बताएंगे भी तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। जयचंद थोड़ा चौंक पड़ा और बोला। कौन सी बात बताने आए थे? सोहन मुस्कुराते हुए चतुराई से बोला। भैया, आप ऋषिपाल को तो जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ। कल हम दोनों खेत से लौट रहे थे, तभी हमने देखा कि ऋषिपाल का छोटा भाई रमेश अपने मित्र से आपकी बुराई कर रहा था। मेरी बुराई? पर क्यों? हाँ, वह कह रहा था कि महाराज ने ना जाने आप में ऐसा क्या देख लिया जो इतना ऊंचा पद दे दिया, और कह रहा था कि आप में कोई शक्ति भक्ति नहीं, बस महल में जाकर पकवान खाते हैं और सैनिकों को धोखा देते हैं। ये सुनते ही जयचंद की आंखों में क्रोध उभर आया। और रमेश यह भी कह रहा था कि युद्ध के दिन आपकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि आपने अपने सैनिकों को ढंग से प्रशिक्षित ही नहीं किया है। अब जयचंद पूरी तरह से क्रोधित हो चुका था। उसने मुठिया भींच ली। अगर ऐसा है तो मैं रमेश की खबर लेकर ही रहूंगा। अच्छा किया तुम दोनों ने मुझे बता दिया। वैसे भी रमेश खुद को बहुत बड़ा समझता है, उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। इतना कहकर जयचंद गुस्से में वहाँ से चला गया। पीछे सोहन और मोहन हंसते हुए बोले। काफी दिनों से गांव में कोई झगड़ा नहीं करवाया था, अब आज बकरा हाथ लगा है। अब जयचंद रमेश की पिटाई करेगा और फिर ऋषिपाल की शक्ल देखने लायक होगी। यह सब मैंने ऋषिपाल को सबक सिखाने के लिए किया है। कुछ दिन पहले उसने हमें चुगलखोर कहकर गांव में हमारी बदनामी की थी। अब जब उसका भाई उसे पीटेगा तब उसे समझ आएगा कि हमसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। इधर जयचंद गुस्से में रमेश को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। जयचंद गुस्से से उसकी ओर बढ़ गया। भैया, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो तुम मुझे मूर्ख कहते हो और कहते हो कि मैं सैनिकों को धोखा देता हूँ और सिर्फ आराम करता हूँ। ऐसी बातें सुनकर रमेश चौंक गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि जयचंद ने उसकी बात सुने बिना ही उसे मारना शुरू कर दिया। रमेश खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जयचंद बहुत शक्तिशाली था। कुछ देर में रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। जयचंद गुस्से में बोलते हुए वहाँ से चला गया। अगर मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तेरी खैर नहीं। उधर ऋषिपाल अपने घर में अपनी पत्नी सविता के साथ भोजन कर रहा था। तभी गांव का मुखिया घबराया हुआ वहां पहुंचा। ऋषिपाल, जल्दी चलो, जयचंद ने तुम्हारे भाई को बुरी तरह पीटा है, वह बेहोश पड़ा हुआ है। ऋषिपाल चौंक गया। सविता भी चिंतित हो गई। यह क्या कह रहे हो मुखिया जी? जयचंद ने रमेश को क्यों पीटा यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं पहुंचा तब तक जयचंद उसे बुरी तरह पीट चुका था। ऋषिपाल तुरंत खेत की ओर भागा। उसके साथ सविता भी चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रमेश बेहोश पड़ा था। ऋषिपाल ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। होश में आओ मेरे छोटे भाई, क्या हुआ तुम्हें? रमेश धीरे धीरे होश में आ गया और दर्द भरी आवाज में बोला। भैया भैया, जयचंद ने बहुत मारा मुझे। अपने भाई की ऐसी हालत देख के ऋषिपाल की आंखों में गुस्सा छलक उठा। उसने रमेश को उठाया और सविता के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था
कि वह इस अन्याय को ऐसे ही नहीं जाने देगा। सभी गुस्से में घर में दाखिल हो गए। क्या जयचंद को यह हक है कि वह अपनी मर्जी से किसी को भी मारे पीटे? वह महल में प्रशिक्षण देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जो चाहे वह करेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई रमेश को इस तरह से मारने की और उसके साथ इस तरह का बर्ताव करने की? मैं इस जयचंद को छोड़ूंगा नहीं, उसे इसका सबक सिखा कर रहूंगा। तुम क्या कर लोगे ऋषिपाल? जयचंद तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। गांव में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। ना मुखिया जी, अगर उसका रसूख ज्यादा है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह जो चाहे करता फिरे? उसने मेरे भाई को मारा है, इसका जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। इतना बोलकर ऋषिपाल गुस्से से सीधे जयचंद के घर की ओर चल पड़ा। जयचंद अपनी पत्नी शांति के साथ भोजन कर रहा था। तभी दरवाजे पर ऋषिपाल की दस्तक हुई। जयचंद ने सिर उठाकर देखा और उसकी बोहे तन गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर आओ। तुम्हारे छोटे भाई को तो मैं सबक सिखा ही चुका हूँ। अब यहाँ आकर ज्यादा मत बोलना, वरना तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा। हाँ, यही पूछने आया हूँ कि तुमने मेरे छोटे भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरी पीठ पीछे बुराई करता था। तुम्हें यह किसने बताया? रमेश ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उन सोहन और मोहन ने बताया। बस उनकी बात मान ली। सब जानते हैं कि वो दोनों एक नंबर के चुगलखोर है और तुमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो सिर्फ सत्य बोलते हैं और उन्होंने यही सत्य बताया। अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी पीट दूं। ऋषिपाल गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। ऋषिपाल तेजी से गांव के मुखिया के पास पहुँच गया और पूरा मामला बताने लगा। मुखिया गुस्से से भड़क गया और तुरंत सोहन और मोहन को बुलवा लिया। तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? जयचंद से झूठ क्यों बोला? रमेश ने कब उसके खिलाफ कुछ कहा? कुछ दिनों पहले इसी ऋषिपाल ने गांव में हमारा मजाक उड़ाया था। तभी हमने सोचा कि हम भी उसे और उसके परिवार को सबक सिखाएंगे। ऋषिपाल ये सुनकर और भी क्रोधित हो गया। तुम्हें लगा कि जयचंद मेरे भाई को पीट देगा और मैं चुप रहूंगा? गांव में कुछ भी गलत होगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा? यह तुम्हारी भूल है। अब मैं यह मामला महाराज अकरम तक लेकर जाऊंगा। ऋषिपाल मुखिया के साथ राजमहल की ओर निकल गया। सोहन और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। हमें लगा था कि ऋषिपाल डर जाएगा, लेकिन वह तो मामला महाराज तक ले जा रहा है। इससे पहले कि राजा अकरम के सामने हमारी सच्चाई खुले, हमें कुछ करना होगा। चलो जयचंद के पास चलते हैं। फिर वह दोनों जयचंद के घर की ओर चल दिए। जयचंद अभी भी गुस्से में बैठा था। तभी सोहन और मोहन रोते हुए वहां पहुंच गए। जयचंद भैया, ऋषिपाल आया था और धमकी देकर गया है कि वह राजा अकरम से हमारी शिकायत करेगा। जयचंद ये सुनकर चौंक गया और गुस्से से लाल पीला हो गया। चिंता मत करो, मैं राजा अकरम के सैनिकों को प्रशिक्षण देता हूँ। महाराज मेरी ही बात मानेंगे ना कि उस मूर्ख किसान की तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। सोहन और मोहन अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठे। वे दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। सही कहा। पहले जयचंद सिर्फ रमेश से नाराज था, लेकिन अब वह ऋषिपाल से भी दुश्मनी रखेगा। अंत निश्चित है, वह जयचंद के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। जयचंद गुस्से में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी शांति चिंतित होकर उसके पास आकर बोली, आप बहुत ही कच्चे कानों के हैं जी। सोहन और मोहन की बातों पर इतना विश्वास मत करिए। हो सकता है वे आप और ऋषिपाल को आपस में लड़ा रहे हो। नहीं, वो दोनों सच कह रहे हैं। तुमने ऋषिपाल के तेवर नहीं देखे। वह क्रोध में उठकर खड़ा हो गया। अब देखता हूँ कि महाराज अकरम किसकी बात मानते हैं, मेरी या उस मूर्ख के ऋषिपाल की। जयचंद की आंखों में घमंड और गुस्से की ज्वाला भड़क उठी थी। राजमहल के विशाल दरबार में राजा और रानी खड़े थे। ऋषिपाल गांव के मुखिया के साथ प्रवेश कर गया। मेरा नाम ऋषिपाल है।
मैं राजपुर गांव का रहने वाला हूँ। यह हमारे गांव के मुखिया जी है। राजपुर गांव, यह वही गांव है ना जहां से जयचंद भी आता है, जो हमारे सैनिकों को प्रशिक्षण देता है। हम उस गांव को कैसे भूल सकते हैं? महाराज, मैं जयचंद की शिकायत लेकर आया हूँ। ये सुनकर राजा अकरम चौंक पड़ा। जयचंद की शिकायत? कैसी शिकायत? महाराज, जयचंद ने मेरे छोटे भाई रमेश को बेवजह बेरहमी से मारा है। रानी रुक्मिणी भी आश्चर्य से ऋषिपाल की ओर देखने लगी। अचानक दरबार में कौतूहल फैल गया। हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। तुम अभी जाओ, कल महल आ जाना। ऋषिपाल और मुखिया वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद राजा ने जयचंद को बुला लिया और जयचंद से कहा, क्या तुमने अपने ही गांव के ऋषिपाल के छोटे भाई को मारा है? हाँ महाराज। लेकिन क्यों? तुमने उसे क्यों मारा? रमेश मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहा था। वो मेरे सैनिकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का मजाक उड़ा रहा था। तुम्हें कैसे पता कि रमेश तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है? सोहन और मोहन ने मुझे इसके बारे में बताया था। जयचंद, अगर ऐसा था तो तुम पहले ऋषिपाल से बात कर सकते थे। तुम्हें रमेश को मारने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, अगर किसी दूसरे राज्य का राजकुमार इस राज्य पर आक्रमण करता तो आप क्या करते? हम युद्ध का उत्तर युद्ध से देते, और क्या? नहीं महाराज, आपको युद्ध का उत्तर युद्ध से नहीं देना चाहिए था। आपको पहले उस राज्य के राजा से शिकायत करनी चाहिए थी। यह तुम क्या कह रहे हो? जिस तरह किसी दूसरे राज्य के राजकुमार की शिकायत उसके राजा से ना कर युद्ध करना चाहिए, उसी तरह मैंने भी रमेश के बड़े भाई से शिकायत ना कर उसे सबक सिखा दिया। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो किसी से शिकायत करता फिरूं, और अब मैं ऋषिपाल को भी सबक सिखाकर छोड़ूंगा। फिर जयचंद गुस्से में दरबार से बाहर चला गया। राजा अकरम गंभीर सोच में डूब गया। तभी रानी राजा अकरम से कहती है, मुझे ऋषिपाल की बातों में सच्चाई नजर आती है। क्या आपको नहीं लगता कि जयचंद में घमंड बढ़ता जा रहा है? हाँ, देख तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन हम चाहकर भी जयचंद से कुछ नहीं कर सकते। उसने हमारे सैनिकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया है। उसकी युद्ध कला के कारण ही हमने कई युद्ध जीते हैं। तो फिर कल आप ऋषिपाल से क्या कहेंगे? मैंने इसके लिए कुछ सोच रखा है, तुम चिंता मत करो। फिर अगले दिन ऋषिपाल पुनः दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, बताइए आपने क्या निर्णय किया है? देखो ऋषिपाल, इस विवाद को यही समाप्त कर देना चाहिए। जयचंद गुस्सैल व्यक्ति है। वह एक बलशाली योद्धा है और हमारे सैनिकों को प्रशिक्षण देता है। तो आप जयचंद को केवल इसीलिए सजा नहीं देना चाहते क्योंकि वह एक शक्तिशाली योद्धा है और मैं सिर्फ एक किसान हूँ? देखो, जयचंद अभी क्रोधित है। कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत होगा तब मैं उसे समझा दूंगा। मेरी सलाह मानो, कुछ दिनों के लिए अपने परिवार को लेकर राजपुर छोड़ दो। तो आप यह कह रहे हैं कि जयचंद मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हानि पहुंचे। ऋषिपाल का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वह राजा अकरम की ओर गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, तो न्याय केवल बलवान के लिए है, कमजोर के लिए नहीं। ऋषिपाल की आंखों में आक्रोश था। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार का माहौल गंभीर था। ऋषिपाल राजा अकरम के सामने खड़ा था और दरबारियों की उत्सुक निगाहें पर टिकी थी। महाराज, अगर आपकी नजरें सिर्फ बलशाली व्यक्तियों की कद्र करती है तो मैं आपके युद्ध प्रशिक्षक जयचंद को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। राजा अकरम चौंक पड़ा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे तो कुछ आश्चर्य में पड़ गए। ऋषिपाल, तुम यह क्या कह रहे हो? जयचंद तुमसे कई गुना बलशाली है। वह वर्षों से हमारे सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। महाराज, अगर आपके दरबार में न्याय बलशाली व्यक्ति की ताकत से तय होता है तो मैं भी अपनी शक्ति साबित कर दूंगा। अगर जयचंद युद्ध में मुझसे हार जाता है तो आपको उसे वह सजा देनी होगी जो मैं तय करूंगा। राजा अकरम ऋषिपाल को समझाने की कोशिश करते रहे। ऋषिपाल तट से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की ज्वाला जल रही थी। आखिरकार राजा अकरम को उसकी बात माननी पड़ी। ठीक है, फिर 2 दिन बाद महल के मैदान में युद्ध होगा। जयचंद और तुम आमने सामने होंगे।
2 दिन बाद युद्ध का आरंभ होता है। ऋषिपाल और जयचंद आमने सामने होते हैं। तभी उनमें युद्ध शुरू हो जाता है। ऋषिपाल अपने आत्मविश्वास से जयचंद को चित कर देता है। हार के बाद जयचंद का घमंड चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मस्त कहानियाँ देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली कहानी लेकर।